वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 12 ऑफ माफिया रिवेंज लव। तभी तन्वी थोड़े तीखे शब्दों में अनाया को देख कहती है, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ और अंदर क्या कह के आई है आप मेरे कान में। इतना कहकर तन्वी उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, देखिए दी, आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो कभी भी हो नहीं पाएगा। रही कृतिका के लिए युवान जी के मन में फीलिंग, तो वो बिल्कुल पाक है, मुझे पता है। और आप मुझे क्या बताएं उनके बारे में। उनका आपके साथ फिजिकल रिलेशन था और यहाँ तक कि बहुत सी लड़कियों के साथ था, पता है मुझे। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए दी, था और है में बहुत फ़र्क होता है। आप उस था में आती है और मैं इस है में। इसका मतलब जानती है, आप वो पास्ट था और मैं प्रेजेंट हूँ। तन्वी आगे कुछ कहती उससे पहले ही अनाया उसकी बात काटते हुए कहती है, और शायद तुम्हारे दोस्त उसका फ्यूचर हो, फिर क्या करेगी, फिर क्या करोगी। और तुम मानो या ना मानो, युवान के दिल में कृतिका तो है ही। वे दोनों एक दूसरे से बात कर ही रही थी, तभी उनके कानों में एक कड़क आवाज़ आती है। जब वे दोनों उस तरफ देखती है तो युवान गुस्से में तमतमाया हुआ नजर आता है। युवान को देख जहाँ तन्वी का शरीर डर से कांपने लगता है, वहीं अनाया के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। युवान ने भी जीन्स के साथ लाइट ब्लू शर्ट पहनी थी, जिसके सिले उसने कोहनी तक फोल्ड किए थे। इस कारण उसके हाथों की उभरने से उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। युवान अपना एक हाथ जीन्स की पॉकेट में रखकर अपनी नज़रें अनाया पर जमा कर कहता है, हाँ मेरे दिल में है कृतिका, और जो जगह उसकी है वो शायद ही कोई और ले सकता है। क्योंकि मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, ना सिर्फ और सिर्फ उसके कारण उसने ही मुझ जैसे जंगली इंसान को एक अच्छा इंसान बनाया है। मुझे घर दिया, परिवार दिया, अब क्या चाहिए। और मेरे दिल में हमेशा ही कृतिका रहेगी, वे भी मेरे भाई के साथ। और कुछ सुनना है तुम्हें। इतना बोलकर युवान अपनी नज़र तन्वी पर ट्रांसफर करता है, जो अपनी नज़रें नीचे किए खड़ी थी। अनाया युवान के मुंह से इतना सुनते ही वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। उसके जाते ही युवान तन्वी को घूरते हुए अपने दांत पीस कर बोलता है, क्या आपको और भी कुछ सुनना है या मेरे बारे में कुछ जानना है? अगर कुछ भी जानना हो तो सीधा मुझसे पूछा कीजिए। इस तरह बाहर वाले से पूछकर हमारे रिश्ते को बदनाम ना करिए। और मैंने आपसे पहले ही कहा है, अगर आप खुश है तो रहिए मेरे साथ, नहीं तो डिवोर्स दीजिए और चली जाइए। युवान की बातें सुनकर तन्वी को समझते देर नहीं लगी कि उसे गलतफहमी हुई है। वो तो बस अनाया को जवाब देने आई थी। जब युवान ने कृतिका को गिरने से बचाया था, तब अनाया ने बड़ी चालाकी से तन्वी को भड़काने के इरादे से उसके कान में कहा था, देख तुम्हारे सामने ही कैसे अपने प्यार को अपनी बाहों में भर रहा है। इतना सुनते ही तन्वी का खून खोल गया था और वे अनाया को जवाब दे दे उसके पीछे आई थी। लेकिन वहाँ युवान गलत समझते हुए सोचता है कि तन्वी उसके बारे में पूछताछ करने आई है। युवान के मुंह से डिवोर्स की बातें सुनकर तन्वी अपनी नम आंखों से उसे देखते हुए कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, और अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना है तो बेशक आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए। मुझे भी वैसे भी अकेले रहने की आदत है, आगे की ज़िंदगी भी काट लूँगी। इतना बोलकर तन्वी तुरंत वहाँ से निकल जाती है और युवान बस उससे जाते देखता रह जाता है। दूर खड़ी कृतिका ये सब देख खुद को दोषी मानने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके कारण तन्वी और युवान के बीच झगड़ा हुआ है। कृतिका की आंखों से आंसू गिरने ही वाला था कि तभी उसके कानों में सूर्य की कोल्ड वॉइस आती है। सूर्य उसके पीछे खड़ा होकर उसने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डालकर बोलता है, डोंट यू डेयर बेबी, अगर एक भी आंसू बाहर आया तो देख लेना, इसकी सजा बहुत महंगी पड़ेगी। कृतिका तुरंत अपने आंसू पोंछकर पीछे पलटती है और सूर्य के सीने से लगकर बोलती है, देखिए ना सूर्य, मेरे कारण उन दोनों के बीच शादी के पहले दिन ही झगड़ा हो गया। तभी सूर्य कुछ कहता उससे पहले ही तन्वी उसके पास आकर कहती है, किसने कहा ये सब तुम्हारे कारण हुआ? ये सब तो तुम्हारी उस्ती के कारण हुआ, और शायद अभी तुम्हारे देवर को मुझ पर भरोसा ही नहीं है, इस कारण ये सब हुआ। तभी तन्वी के पीछे खड़ा युवान भी उन सबके पास आते हुए कहता है, कृतिका जरा अपने दोस्त को भी समझाओ कि जो भी बातें होगी मुझसे कहेगी, किसी बाहर वाले से नहीं। तन्वी उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलती है, कृतिका अपने देवर से कहो, जब पूरी बात पता ना हो तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देते। तब युवान भी उसके और करीब आते हुए कहता है, कृतिका अपने दोस्तों से कहो, मैं इनका बॉस हूँ, मैं इनका बॉस हूँ, जरा तुम इससे बात करें। तन्वी भी अपने कदम ईवान की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, कार्तिक अपने देवर से कहो, बॉस होंगे ये ऑफिस में, यहाँ पति है मेरे। वे दोनों आगे कुछ कहते तभी दोनों अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हैं, लेकिन उन्हें ना शौर्य दिखता है और ना कार्तिका। शौर्य कार्तिका को गोद में उठाकर कब का वहां से ले जा चुका था। तब ईवान और तन्वी अपने नजरें एक दूसरे से चुराने लगते हैं, क्योंकि दोनों जानते थे कि ये सब उन्होंने बस कार्तिका को अच्छा फील कराने के लिए किया था। दोनों बिना एक शब्द कहे घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ सब पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। युवान हमेशा की तरह कृतिका की साइड में जाकर बैठता है और अपनी साइड की चेयर बिना कुछ कहे पीछे की तरफ खींच देता है। तन्वी उसका इशारा समझ मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ जाती है। कृतिका की बकबक के बीच सभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। अंत में सौर्य सभी को देख कहता है, कल जतिन और नूर की शादी है और सारी रस्में कल ही होगी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। कृतिका खुशी के मारे उछलते हुए कहती है, वाओ, कल नूर दी की शादी है। फिर अपना मुंह लटकाते हुए कहती है, लेकिन सौर्य मैं कल पहनूंगी क्या, कुछ डिसाइड भी नहीं किया। तभी उसकी नज़र तन्वी पर जाती है और वे कहती है, तन्वी के पास भी ड्रेस नहीं है, अब क्या पहनेंगे हम दोनों। युवान कृतिका के सिर पर हल्का टेप करते हुए कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, ज़्यादा नौटंकी नहीं, आप दोनों तैयार होकर आओ, हम अभी मॉल चलते हैं। युवान की बातें सुन कृतिका उसके सीने से लगते हुए कहती है, थैंक यू, आप ना सच में बहुत अच्छे हो। फिर वो तन्वी की तरफ देख कहती है,
चल तनु चल जल्दी, नहीं तो तुम्हारे पति का मूड कब खराब हो जाए पता नहीं। इतना बोलकर वह तन्वी का हाथ पकड़कर तैयार होने चली जाती है। उनके पीछे सभी मुस्कुराते हुए रह जाते हैं। कृतिका ही थी जो बच्चों की तरह पूरे घर के माहौल को अच्छा बनाए रखती थी। उसके रहते कोई घर में दुखी रह ही नहीं सकता था। शायद यही कारण था कि कृतिका अब शौर्य के वजूद का एक अहम हिस्सा बन गई थी। उन दोनों के बीच उम्र का बहुत अंतर था, लेकिन शौर्य ने अपने प्यार और केयर से उसके बचपने को बनाए रखा था। कृतिका अपने साथ तन्वी को लिए उसके रूम में जाती है, क्योंकि उन दोनों को ही युवान के साथ शॉपिंग पर जाना था। वजह थी जतिन और नूर की शादी। रूम में आते ही कृतिका तुरंत तन्वी का हाथ पकड़कर थोड़ा गंभीर होकर कहती है, तनु क्या तुझे नया दी की बातों पर भरोसा हो गया था? देख ऐसा कुछ नहीं है। तो वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही तन्वी उसका हाथ और कस के पकड़कर अपना मुंह बनाते हुए कहती है, एक तू पागल और एक तेरा वो देवर, दोनों का दिमाग ही उल्टा चलता है। पागल लड़के, मैं ऐसा क्यों कुछ सोचूंगी? क्या मैं जानती नहीं तुझको? और सर को तन्वी का जवाब सुनकर तन्वी तुरंत उसे गले लगा लेती है और चैन की सांस लेते हुए बोलती है, थैंक यू तनु, मुझे पता नहीं मैं कितना घबरा रही थी। तभी कृतिका के चेहरे पर एक सातिर स्माइल आती है और वह तन्वी को घूरते हुए कहती है, वैसे कल रात क्या हुआ था तुम दोनों के बीच, ये बता पहले। कृतिका का सवाल सुनकर तन्वी भी उसे घूरते हुए कहती है, हमारे बीच तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे गले पर पड़े ये नीले नीले निशान बहुत कुछ बता रहे हैं मेरी जान। अब बारी कृतिका के शर्माने की थी। वो अपने गले को दुपट्टे से ढकते हुए कहती है, ये तो मेरी पनिशमेंट थी। अकेले जो निकल गई थी घर से, रात भर सोने नहीं दिया चैन से उन्होंने। एक मिनट भी नहीं रुके वो। कृतिका के मुंह से ये सुनकर उन दोनों के बीच सब हो चुका है। तन्वी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर वे तुरंत कृतिका की वहां पर हल्की चिमटी काटते हुए गुस्से से कहती है, अच्छा मैडम, आपने वे सब कर भी लिया और मुझे आज बताया जा रहा है। वे भी मेरे पूछने पर। तन्वी को गुस्सा करते देख कृतिका पहले तो थोड़ा उससे दूर होती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, कल तो दूसरी बार था, पहली बार जब हम घूमने गए थे तब हुआ था, और ये सब उन्होंने प्लान किया था, मेरी कोई गलती नहीं है। कृतिका का जवाब सुनकर अब तन्वी पिलो लेकर उसे मारने दौड़ती है और गुस्से से कहती है, धोखेबाज, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, 2 बार तूने वे सब कर लिया और मुझे आज बता रही है। रूम का माहौल ऐसा था कि कृतिका आगे आगे दौड़ रही थी और तन्वी पिलो लिए उसके पीछे पीछे। तभी रूम का डोर खुलता है और युवान अंदर आता है। कृतिका मौका देखकर रूम से बाहर निकल जाती है, लेकिन तन्वी देख नहीं पाती और सीधा युवान से टकरा जाती है। जैसे ही वे गिरने वाली होती है, युवान उसकी खुली कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है। इसी के साथ पिलो हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। तन्वी युवान के सीने से लग जाती है और युवान का हाथ उसकी खुली पीठ पर कस जाता है। थोड़ी देर दोनों वैसे ही रहते हैं। तो तब युवान को तन्वी का स्पर्श आज एक अजीब ही सा एहसास दे रहा था। तभी तन्वी होश में आते हुए युवान से अलग होने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल युवान के शर्ट के बटन में उलझ जाते हैं। एक बार फिर तन्वी के हाथ युवान के सीने पर आ जाते हैं और युवान के दोनों हाथ उसकी कमर को होल्ड कर लेते हैं। माहौल काफी ऑकवर्ड हो गया था। दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे। तन्वी जल्दी जल्दी अपने बालों को युवान के बटन से निकालने लगती है, जिससे उसके बाल टूटने लगते हैं। तभी युवान उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर बहुत ही शांति से बोलता है, आप रहने दीजिए, मैं कर रहा हूँ, आपके बाल टूट रहे हैं। युवान की बात सुनकर तन्वी तुरंत अपना हाथ नीचे कर लेती है। युवान काफी गंभीर होकर उसके एक एक बाल को आहिस्ते आहिस्ते बटन से निकालने लगता है। वे ये करते करते वे तन्वी के इतने करीब आ जाता है कि तन्वी अपने चेहरे पर उसकी सांसें महसूस करने लगती है। लेकिन इन सब से अनजान युवान अपने काम में लगा हुआ था। वह इस काम को इतने मन से कर रहा था जैसे अगर एक बाल भी टूटा तो उसके हाथ से कोई बहुत बड़ी डील निकल जाएगी। काफी देर बाद युवान बटन से बाल निकालकर खुश होते हुए कहता है, देखो हो गया, अगर आप करती तो सारे बाल तोड़ देती। अब उसने ये बात ऐसे कही जैसे कोई बड़ी डील कर ली हो। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो तन्वी के कितने करीब है। दोनों के चेहरों के बीच बस 2-3 इंच का फासला था। माहौल ठीक करने के लिए युवान नजरें फेरते हुए उससे अलग होता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, ये आप दोनों रूम में मारपीट क्यों कर रही थी? ऐसा क्या हुआ था? अब तन्वी के बोलते बंद होने की बारी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। जब युवान ने दोबारा पूछा तो तन्वी उसे घूरते हुए कहती है, वो हम दोनों प्रेस्टीज की बातें हैं, आप जानकर क्या करोगे? और लड़कियों वाली बातें मैं कैसे बताऊं आपको? युवान को भी लगा कि शायद वे सही कह रही है, क्योंकि लड़कियों की अपनी बातें होती हैं। लेकिन वो अपनी अकड़ कायम रखते हुए उसे गुस्से से घूरता है और कहता है, बहुत जुबान चलने लगी है आपकी। युवान की धमकी सुनकर तन्वी भी तनकर बोलती है, शादी हो गई है तो क्या अब मैं बोलूँ भी ना? मैं तो बोलूंगी और जितना मन करेगा बोलूंगी। वो बोल ही रही थी कि युवान उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि मुंह बंद करना मुझे अच्छी तरह आता है। अब तैयार होकर बाहर आइए। इतना बोलकर युवान रूम के बाहर निकल जाता है। तन्वी उसके कहे का मतलब समझने की कोशिश करती है और जब उसे सब मतलब समझ आता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है।
वहीं दूसरी तरफ युवान के रूम से निकलकर कृतिका दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी कि तभी सूर्य एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वह गुस्से से उसे देखते हुए कहता है, क्या करती रहती हो, अभी फिर गिर जाती तुम। सूर्य उसे रूम में लाता है और कपड़े देते हुए कहता है, लो चेंज कर लो, शॉपिंग के लिए नहीं जाना। कृतिका बेड पर बैठते हुए मासूमियत से कहती है, सॉरी, आपको पता है भागते भागते मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं, क्या आप तैयार कर दोगे मुझे। सॉरी शांति से उसकी नौटंकी देख रहा था। वो अपना सिर ना में हिलाकर बोलता है, बच्चे तुम ना अब आलसी होती जा रही हो, चलो आओ तैयार करता हूँ तुम्हें। कृतिका अपना सिर जोर जोर से हिलाते हुए कहती है, मैंने कहा ना मेरे पैर दुख रहे हैं, कैसे आऊँ वहाँ तक, आप यहाँ आओ। वे अपने साइड में हाथ से टेप करते हुए कहती है। सूर्य लाचारी से अपना सिर हिलाकर कपड़े लेकर कृतिका के पास बैठता है। वो पहले उसके बालों को ऊपर उठाकर एक चूड़ा बनाता है, फिर उसके सूट की डोरी खोलकर उसे अलग कर देता है और उसे एक पिंक रंग का फ्लावर प्रिंटेड टॉप पहनाता है। वे अपनी आंखों से उसे खड़े होने का इशारा करता है ताकि उसे जीन्स पहना सके। कृतिका मुंह बनाते हुए खड़ी होती है। शौर्य उसे जीन्स पहनाकर बटन लगाता है और उसके बालों में एक बटरफ्लाई क्लिप लगाकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, अब मेरा बच्चा पूरी तरह से रेडी है। कृतिका भी किसी बच्चे की तरह उसके सीने से लग जाती है। कृतिका और तन्वी अभी कार में बैठी कंटिन्यूसली गप्पे लड़ा रही थी। वहीं ड्राइविंग सीट पर बैठा युवान बस फ्रंट मिरर से उन दोनों को ही देख रहा था। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी नज़र तन्वी पर जमाकर खुद से बोलता है, ये वक्त भी ना क्या से क्या कर दे, कोई सोच भी नहीं सकता। आज तक वो बस मेरी गाड़ी में कृतिका की दोस्त की हैसियत से बैठ रही थी, आज मेरी पत्नी बनकर बैठी है। ये तो शायद ही कभी ना मैंने सोचा था ना उसने। वहीं पीछे बैठी दोनों सहेलियां अपने में लगी हुई थी, शादी में क्या करना है और क्या नहीं, दोनों कब से बस यही प्लान बना रही थी। तभी कृतिका के दिमाग की बत्ती जलती है और वह बहुत चहकते हुए कहती है, तनु क्यों ना आज हम बैचलर पार्टी करें, रात भर खूब मस्ती करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, खाएंगे पिएंगे, खूब मजा आएगा। वहीं सामने ड्राइव करते युवान के कान में जैसे ही कृतिका की बातें जाती है, वह तुरंत गाड़ी को साइड में रोककर पीछे पलटते हुए कहता है, ये क्या क्या प्लान बनाया जा रहा है। ओ कृतिका, आप पीती भी हैं। युवान का सवाल सुनकर कृतिका खिलखिलाकर हंसने लगती है, लेकिन युवान की घूरती आंखें देख खुद को शांत कर कहती है, आप बैचलर पार्टी के बारे में नहीं जानते। अरे जिसकी शादी होने वाली है ना, उसके साथ की जाती है पार्टी, उसके बैचलर होने की आखिरी रात जो होती है, मतलब आज़ादी की आखिरी रात। कृतिका की पूरी बात सुनकर युवान अपना सिर ना में हिलाते हुए बोलता है, लगता है आपका दिमाग छुट्टी पर चला गया है, इसलिए आपको नहीं पता कि बैचलर पार्टी बॉयज एंजॉय करते हैं। कृतिका सामने की तरफ झुककर सामने वाली सीट पर हाथ टिकाकर युवान को देख बोलती है, कोई कहीं कोई किताब में लिखा है क्या कि बैचलर पार्टी बॉयज ही कर सकते हैं, हम लड़कियां भी कर सकती है और आज रात करेंगे ही, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। युवान एक बार फिर उसे घूरते हुए कहता है, अच्छा बच्चू, और इसके लिए अपने उस गब्बर से पूछा। शौर्य का इजाजत की बात आते ही कृतिका तुरंत पीछे की सीट पर हताश होकर बैठते हुए बोलती है, अरे यार, यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रात भर तो वो मुझे जगने जगने देंगे नहीं, सौ बहाने बनाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। तभी वे तुरंत चुटकी बजाते हुए कहती है, आ गया आइडिया अपने गब्बर को मनाने का, बस आप देखते जाओ। वहीं तन्वी बस चुपचाप बैठी दोनों की बातों को एंजॉय कर रही थी। तभी उसकी नज़र अकाक फ्रंट मिरर पर जाती है और नजर युवान की नीली आंखों से मिल जाती है, क्योंकि युवान भी उसे ही ताड़ रहा था। युवान से नजर मिलते ही तन्वी अपनी नजर तुरंत नीचे कर लेती है। पास में बैठी कृतिका दोनों की आंख में चोली देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद ही युवान अपनी कार एक बड़े से मॉल के सामने रोकता है और गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार कर बाहर आता है। तन्वी की नजर वैसे ही मॉल पर जाती है। वो कृतिका की बाह खींचकर धीरे से उसके कान में कहती है, कृतिका, ये तो बहुत ही बड़ा मॉल है, सब चीज़ें कॉस्टली होगी, मेरे तो बजट में भी नहीं आएगा। कृतिका उसे घूरते हुए कहती है, मैडम, ये मॉल ना खुद तुम्हारा ही है, मतलब तुम्हारे पति का, और कोई खुद की शॉप से कुछ लेता है तो पैसा देता है क्या। ये सुनकर तन्वी को अंदर से बहुत अच्छा लगता है। तभी युवान की आवाज़ आती है, जो अपने दोनों हाथ पेट की पॉकेट में डालकर उन्हें घूरते हुए कह रहा था, शॉपिंग यहीं से करनी है या अंदर भी जाना है, चलो जल्दी। इतना बोलकर वो आगे चलने लगता है। कृतिका उसका हाथ पकड़कर रोक देती है और उसके हाथ में तन्वी का हाथ देकर रख कर कहती है, आप भूल गए हो, अब आप सिंगल नहीं है, तो इस तरह अपनी बीवी को छोड़कर कहाँ चल दिए। युवान मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है और दूसरे हाथ से कृतिका का हाथ पकड़ते हुए कहता है, याद तो आपको भी रखना चाहिए कि भाई ने क्या कहा था, हमेशा हम दोनों के आसपास ही रहेंगे, आप चलो दोनों। वहीं तन्वी जैसे ही अंदर आती है उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि पूरा मॉल खाली था। वो मुंह बनाकर खुद से कहती है, लगता है मॉल में कुछ अच्छा है ही नहीं, इस कारण कोई आता ही नहीं, इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। युवान के कान में जैसी ये बात जाती है, वो खुद से कहता है, इसके लिए मैंने मॉल को 2 घंटे के लिए खाली करवाया, लाखों का नुकसान किया, और इस मैडम को लग रहा है कि यहाँ का पकवान फीका है, इसे तो मजा चखाता हूँ। थोड़ी ही देर में सभी लेडीज सेक्शन में थे। कृतिका और तन्वी अपना ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। वहीं युवान फोन लिए सोफे पर बैठा कॉफी पी रहा था। तन्वी अपने हाथों में एक शरारा लेकर कृतिका को दिखाते हुए कहती है, ये कैसा है, ट्राई करूँ क्या। कृतिका उस शरारे को देखती है जो लेवेंडर कलर में था और बोलती है, सुपर मेरी जान, अभी जा ट्राई कर। तन्वी चेंजिंग रूम के अंदर आकर बाहर झांकते हुए कहती है, अच्छा सुन, तुझे आवाज़ दूँ तो आ जाना अंदर।
अंदर, पीछे की डोरी मुझसे नहीं बंधने वाली। तन्वी डोर बंद कर अंदर जाती है और इस शरारे को पहन लेती है। वो लेवेंडर कलर का शरारा उसके गोरे बदन पर बहुत खूब लग रहा था। गले पर बारीक रेशम और डायमंड का वर्क था। तभी तन्वी आईने में खुद को देख कहती है, लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मेरी पूरी इनकम इस एक ड्रेस में चली जाएगी। वो पीछे घूमकर डोरी बांधने की कोशिश करती है, लेकिन उससे बंधती ही नहीं। सूट का गला थोड़ा ज्यादा ही डीप था, जिस पर तीन तीन डोरियां लगी हुई थी। वो इरिटेट होकर डोर हल्का सा खोलकर कहती है, कर्तिका अंदर आ जल्दी, डोरी बांध। इतना बोलकर वह अंदर चली जाती है। वहीं कर्तिका अंदर जा ही रही थी कि उसके दिमाग में कुछ आता है और वह अपने कदम युवान की तरफ बढ़ा देती है। युवान फोन पर मेल चेक कर रहा था और वहां आके सभी फीमेल एम्प्लॉयज उसे ही ताड़ रही थी। कर्तिका उसके पास आकर उन पर एक नज़र डालती है और सभी नजर नीचे कर अपने काम में लग जाती है। युवान नजरें ऊपर कर कर्तिका को देख कहता है, आप यहाँ, कुछ चाहिए आपको? कर्तिका परेशानी का नाटक करते हुए कहती है, वो तन्वी गिर गई है और मुझसे उठ ही नहीं रही। वो अभी चेंजिंग रूम में है। यह सुनकर युवान बिना टाइम वेस्ट किए चेंजिंग रूम की तरफ भागता है। कर्तिका के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है। युवान जैसे ही अंदर जाता है, कर्तिका बाहर से डोर लॉक कर देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आप दोनों को आपका क्वालिटी टाइम मुबारक। अंदर युवान की नजर तन्वी की खुली पीठ पर जाती है। तन्वी जो डोरी बांधने में लगी हुई थी, आईने में युवान को देख तुरंत पीछे पलटती है और चीखते हुए कहती है, आप यहाँ। कर्तिका अपने हाथों में कुछ कपड़े ले चेंजिंग रूम के अंदर जाती है। उसके चेहरे पर अभी मुस्कान खिली हुई थी। वह जाती उसका कारनामा जो उसने अभी अभी किया था। युवान और तन्वी चेंजिंग रूम में क्या कर रहे होंगे, ये सोचकर वो मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही थी। कर्तिका एक एक का ड्रेस देख रही थी कि पहले कौन सा ट्राई करे। तभी वो एक येलो रंग का इंडो वेस्टर्न ड्रेस देख मुस्कुराते हुए कहती, हाँ ये पहले ट्राई करती हूँ, कुछ नया है इस ड्रेस में। उस ड्रेस के ऊपर एक ब्लाउज था जो दो डोरियों पर टिका हुआ था और उस पर बारीकी से ब्लू रंग की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। नीचे एक शॉर्ट सेटन का लॉन्ग स्कर्ट था जिसके सामने साड़ी के प्लेट्स जैसा डिजाइन था। उस पर ब्लू रेशम के काम वाला घेरदार सड़क था। उस ड्रेस को देख कर्तिका बहुत खुश हो रही थी। कर्तिका सबसे पहले अपना टॉप उतारती है और जैसे ही वे ब्लाउज पहनने वाली होती है, उसे अपने पेट पर किसी के ठंडे हाथ फील होते हैं। कृतिका घबरा नहीं बल्कि हैरान होकर सामने लगे मिरर में देखते हो गुस्से से अपने पीछे खड़े सूर्य से कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब मैंने साथ आने को कहा तो बड़ी अकड़ में कहा था कि बहुत काम है आज, तो अब क्यों आए? सूर्य अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मीटिंग तो इंपॉर्टेंट थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज मेरे बच्चे को कपड़े चेंज करने में काफ़ी आलस आ रहा था, तो सोचा आकर उसकी हेल्प कर दूँ। कृतिका उसका हाथ हटाते हुए कहती है, आप ना शौर्य बहुत बेशर्म होते जा रहे हैं। सॉरी मुस्कुराते उसके कंधे को चूम कर कहता है, मेरा ये बेशर्मी भी बस तुम्हारे लिए है जान। इतना बोलकर वो तुरंत उसके इनरवेयर के हुक खोलकर उसे आज़ाद कर देता है। कृतिका अपनी नजरें नीचे कर लेती है क्योंकि वह सॉरी की आंखों में वह नशा देख रही थी जो तभी आता था जब वो कृतिका को हासिल करना चाहता था। कृतिका धीमे से कहती है, सॉरी यहाँ कैसे ये सब? सॉरी उसके बालों को आगे कर उसके नेक पर बाइट करते हुए कहता है, डोंट वरी, यहाँ नहीं करूँगा लेकिन करूँगा जरूर। इतना बोलकर वो कृतिका को ड्रेस पहनाने लगता है और धीरे धीरे उसे सारे कपड़े ट्राई करवाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तन्वी अपने सामने युवान को तेज चीखते हुए कहती है, आप यहाँ। युवान की नज़र उस पर जाती है। लेवेंडर रंग के शरारे में तन्वी काफ़ी सुंदर लग रही थी। युवान की नज़र पीछे लगे आईने पर जाती है जहाँ तन्वी की खुली पीठ दिख रही थी। तन्वी के बाल कंधे तक ही थे इसलिए उसकी पीठ साफ दिख रही थी। तभी तन्वी गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, ये कृतिका की बच्ची, बाहर मिल, तुझे तब बताती हूँ। युवान उसे घूरते हुए कहता है, खबरदार जो मेरी तूफान मेल के बारे में कुछ भी बोला तो। तन्वी गुस्से में आगे बढ़ती है लेकिन उसका पैर शरीर शरारे में फंस जाता है और वह सीधा युवान के सीने से जा लगती है। युवान उसे बचाने के लिए अपनी बाहों में भर लेता है और उसके दोनों हाथ उसकी खुली पीठ पर कस जाते हैं। थोड़ी देर दोनों शांत रहते हैं। फिर तन्वी को अपनी पीठ पर युवान के हाथों की मूवमेंट फील होती है और वह आंखें बंद कर लेती है। युवान आईने में देखकर उसके सूट की डोरियां बांध रहा था। जब वह डोरी बांधता उसके ठंडे हाथ तन्वी की पीठ को छू जाते और तन्वी के शरीर में सिहरन पैदा हो जाती। डोरी बांधते हुए युवान की नज़र प्राइस टैग पर जाती है तो वह समझ जाता है कि तन्वी ने सबसे सस्ता सूट चुना है। युवान उसे खुद से थोड़ा दूर कर दुपट्टा उठाते हुए कहता है, ये रंग आप पर जच रहा है लेकिन ये सूट अच्छा नहीं लग रहा। तन्वी बहाना बनाते हुए कहती है, अच्छा नहीं है मतलब आपके ही मोल का है, आप अपनी चीज की बुराई कैसे कर सकते हैं? युवान मुस्कुराते हुए कहता, एग्जैक्टली, ये मेरे मोल का कपड़ा है और आप मेरी पत्नी है। जो मेरा है वो अब आपका भी है। इसके लिए आपको अपना बैंक बैलेंस खाली करने की जरूरत नहीं है। तन्वी की आंखों में पानी आ जाता है पर वे इमोशंस छिपा कर कहती है, सर आपने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती और आप तो शादी भी नहीं करना चाहते थे। मेरी और आपकी तो कोई बराबरी भी नहीं है। मैं आपके स्टेटस से मैच नहीं करती। ये सुनकर युवान गुस्से में उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। वह उसके गालों को कसकर पकड़कर चेहरा ऊपर करता है और कहता है, क्या कहा आपने? आप मेरे स्टेटस की नहीं है। सच तो ये है मिस शर्मा कि आप मुझ जैसे गिरे हुए इंसान को डिजर्व ही नहीं करती। मैं तो इतना गिरा हुआ हूँ कि अपने भाई को मारकर उसकी बीवी को किडनैप कर जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। अनाया के साथ मेरा रिश्ता ऐसा था कि जब वे दूर रहते थे तब भी फोन पर एक दूसरे को सेटिस्फाई करते थे। और छोड़ो उसे, मेरी तो हर रात अलग लड़कियों के साथ गुजरती थी। मैं उनके साथ कोई नॉर्मल नहीं करता था, उन्हें पूरी तरह यूज करता था।
सुबह या तो वो बेहोश मिलती थी या उनकी डेड बॉडी, और आप अपनी तुलना मुझसे कर रही हैं। कहाँ आप पाक पवित्र और कहाँ मैं। तन्वी अपना हाथ उसके होठों पर रखकर उसे आगे बोलने से रोक देती है। तभी बाहर से डोर खुलने की आवाज़ आती है। युवान बिना कुछ बोले बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर में तन्वी भी बाहर आती है। युवान फ़ोन में बिजी था। वो उसके हाथों से कपड़े लेकर सेल्स गर्ल को देता है और तन्वी का हाथ पकड़कर बाहर निकलते हुए कहता है, भाई का मैसेज आया था, वो कृतिका को ले गए हैं। आपको भूख लगी होगी ना, चलिए आपको कुछ खिलाता हूँ, आपकी ड्रेस घर पहुँच जाएगी। युवान फिलहाल तन्वी का हाथ पकड़े मॉल के कैंटीन एरिया की तरफ जा रहा था। वो आगे आगे और तन्वी उसके पीछे भी थोड़ा पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में थे। तन्वी चुपचाप किसी बच्चे की तरह चल रही थी, जैसे कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़े उन्हें फॉलो करता है। तन्वी चल ही रही थी कि उसकी नज़र मॉल में मौजूद मिस फीमेल स्टाफ पर जाती है, जो अपनी नज़र युवान पर ही जमाए खड़ी थी, क्योंकि वो लग ही रहा था बहुत हैंडसम। उन्हें देखकर तन्वी की नज़र युवान पर जाती है और उसे रियलाइज होता है कि सच में उसका पति कितना हैंडसम है। तभी उसके दिमाग में चेंजिंग रूम वाली युवान की बातें घूमने लगती है। वो युवान को देखकर खुद से कहती है, पता नहीं क्यों इतना सुनने के बाद में दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट कम नहीं हुई। तन्वी अपनी सोच में ही बिजी थी कि तभी युवान उसे एक चेयर पर बिठाते हुए खुद उसके पास बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर तन्वी से बोलता है, बताइए क्या खाएंगी आप। इतना बोलकर वह तन्वी के सामने मेन्यू बढ़ा देता है। तन्वी चुपचाप मेन्यू अपनी तरफ खींचती है और उसे देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो मेन्यू युवान की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, मुझे पाव भाजी खानी है और छोले भटूरे भी। तन्वी का लंच मेन्यू देखकर युवान की भौहें सिकुड़ जाती है। वो वेटर को बुलाकर पहले ऑर्डर देता है, फिर तन्वी को देखकर बोलता है, इतनी अनहेल्दी चीज़ें कैसे खा लेती है आप, हेल्दी खाया कीजिए। अपने मनपसंद खाने के बारे में अनहेल्दी शब्द सुनकर तन्वी उसे घूरते हुए कहती है, मेरी अभी उम्र ही क्या है, बस 20 साल की ही तो हूँ, कुछ भी खाऊंगी तो डाइजेस्ट हो ही जाएगा, मेरे लिए यही ठीक है। हेल्थी वाला घास फूस आप खाओ, वे आपके लिए परफेक्ट हैं। तन्वी ने इनडायरेक्टली युवान को बुढ़ा कहा था और ये बात युवान को समझते देर नहीं लगी। वो उसे घूरते हुए कहता है, आपने मुझे बुढ़ा बोला। तन्वी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं तो आपने सुना क्या मेरे मुंह से बुढ़ा शब्द, मैंने तो खुद को बस छोटा बोला, जो मैं हूँ। तब एक फीमेल वेटर उनका ऑर्डर लेकर आती है और युवान को देखते हुए बहुत प्यार से कहती है, एनीथिंग एल्स सर। युवान अपनी नजर तन्वी पर ही जमाए उस वेटर से बोलता है, लुक एट मी, क्या मैं आपको किसी भी एंगल से बुढ़ा दिखता हूँ। युवान का सवाल सुनते ही तन्वी का हाथ रुक जाता है। वो ऊपर देखती है तो वेटर सिर्फ युवान को ही घूर रही थी। तन्वी की नज़र जब उसके चेहरे पर जाती है तो उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उस फीमेल वेटर की नज़र युवान के चेस्ट पर टिकी हुई थी। युवान के शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले हुए थे। तन्वी गुस्से में उस लड़की को घूरती है और बोलती है, आपका काम खत्म हो गया है, आप जा सकती हैं, औरों को भी ऑर्डर देना होगा ना आपको, तो जाओ जल्दी। वो गुस्से में हाँफ रही थी। जैसे ही वेटर जाती है तन्वी तुरंत युवान के पास जाकर उसकी शर्ट के बटन लगाते हुए कहती है, टेलर ने बटन लगाने को बनाए हैं ना, कि खोल कर रखने के लिए। तन्वी का गुस्सा देख युवान मुस्कुराते हुए कहता है, अब आई ना ये लाइन पर। वो तन्वी का हाथ पकड़कर बोलता है, ये क्या कर रही हैं आप, वैसे भी मैं तो बुढ़ा हूं ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई देखे या नहीं। तन्वी अपना कान पकड़ते हुए कहती है, अच्छा बाबा माफ़ करो, नहीं कहूँगी आपको बुढ़ा, खुश आप तो बहुत हैंडसम हो। इतना कहते ही तन्वी अपनी जेब दांतों तले दबा लेती है और आंखें बंद कर लेती है। तभी युवान लंच आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलिए अब खाइए जल्दी, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। आपको घर ड्रॉप कर चला जाऊंगा। दोनों अपना लंच कर घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब कृतिका साथ नहीं थी, इसलिए तन्वी पैसेंजर सीट पर बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ सोरी अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर कृतिका को गोद में बिठाए हुए और कृतिका उसके होठों को चूमे जा रही थी। कार में पोर्टेशन आन था और शीशे भी ब्लैक थे। कृतिका को ये सब करना नहीं आता था, पर वे कोशिश कर रही थी, क्योंकि सूर्य का ऑर्डर था कि आज सब कुछ उसे ही करना है। एक लंबी किस के बाद कृतिका रुकती है और कहती है, सूर्य यहाँ नहीं ना, गाड़ी में मैं कपड़े खोलने में बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। सूर्य मुस्कुराते हुए उसे गोद में ठीक से बिठाता है और कहता है, रिलैक्स जान, मुझे पता है मेरी पेस्ट्री को क्या अच्छा लगता है, और ट्रस्ट में थोड़ी देर में तुम कहोगी फास्ट सॉरी फास्ट। सॉरी की बेचैनी सुनकर कृतिका कहती है, सॉरी आप सच में बहुत बेशर्म हो गए हैं। सॉरी उसके बाल ठीक करते हुए कहता है, मेरी ये बेशर्मी बस तुम्हारे लिए है। इतना बोलकर वो अपना बेल्ट खोलने लगता है। कृतिका को अंदर ही अंदर डर लगने लगता है। सॉरी उसे चूमना शुरू करता है। करीब आधे घंटे बाद कृतिका सॉरी को घूरे जा रही थी, जो उसकी जीन्स ठीक कर रहा था। कृतिका सॉरी से दूर होते हुए कहती है, आप दुनिया के सबसे बड़े बेशर्म हो, गाड़ी में कोई सब करता है क्या, रात तक कंट्रोल नहीं कर सकते थे। सॉरी अपना लैपटॉप खोलते हुए कहता है, लेकिन मेरी पेस्ट्री तो रात में अपना बेहतर पार्टी में बिजी रहेगी ना, तो रात का बदला अभी ले लिया मैंने। कृतिका चिल्लाते हुए कहती है, आपको कैसे पता, उस युवान के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं मैं। कृतिका के मुंह से युवान के लिए ऐसे शब्द सुन सॉरी उसे डांटते हुए कहता है, ये क्या तरीका है, वो बड़ा है तुमसे, सम्मान के साथ नाम लो उसका, वे तुमसे प्यार
प्यार करता है इसलिए तुम्हारी बातें सहलाता है, पर उसकी रेस्पेक्ट करना सीखो। कृतिका को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो कान पकड़कर सॉरी बोलती है। सॉरी अपने काम में लग जाता है और कृतिका रील्स देखने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। वो मैसेज दक्ष का था। कृतिका हैरान होकर बोलती है, इस प्रोफेसर ने मुझे मैसेज क्यों किया? वो मैसेज खोलती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। उस मैसेज में कुछ फ़ोटोज़ थी जिसमें एक लड़की के साथ शौर्य था। मुझे आपसे मिलना है मिसेज राज शौर्य। इस तस्वीर के पीछे बहुत बड़ा राज है। शौर्य ने बस अपने अच्छे पति का मुखौटा लगा रखा है। जिस दिन आपसे उसका मन भर जाएगा वो आपको भी इस लड़की की तरह ख़त्म कर देगा। अगर पूरी बात जाननी है तो कॉलेज आना शुरू करे। मैसेज पढ़कर कृतिका को बहुत बेचैनी होने लगती है। उसकी नज़र शौर्य पर जाती है जो शांति से अपना काम कर रहा था। शौर्य कृतिका को छोड़कर अपने ऑफिस आ चुका था और अभी अपने केबिन में बैठा सामने खड़े दक्ष को गुस्से से घूर रहा था। वहीं दक्ष अपने चेहरे पर साथ ही मुस्कान लिए बोलता है, अब क्या कहोगे शौर्य? तेरी बंदी को मैंने तेरे सामने ही मैसेज में तुम्हारे खिलाफ सबूत भेजा, लेकिन उसने एक बार भी तुमसे क्लियर करने की कोशिश नहीं की। और अब देखना, अब वो कॉलेज आने की बात कहेगी ताकि वहाँ आके वो मुझसे मिलकर तुम्हारे बारे में सब बातें क्लियर कर सके। कितनी अजीब बात है ना, तुम उसको इतना प्यार करते हो, उसके लिए कॉलेज में खून की नदियाँ बहाने पर उतारू थे, लेकिन तुम्हारी बीवी वो तुम पर ट्रस्ट नहीं करती। दक्ष की बकवास सुनकर शौर्य अपना हाथ टेबल पर जोर से मारते हुए कहता है, बंद करो अपनी बकवास। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा है। ये नहीं कि मैं तुमसे बात करके कुछ कंफर्म करना चाहती है। और रही बात तुम्हारे मन बहलाने की, तो तुम्हें जिसमें खुशी हो वही मान कर चलो, लेकिन एक बात याद रखना, वो कृतिका है, दुनिया की सबसे अलग लड़की। अगर तुम उसके सामने ऐसे हजार सबूत भी रख दोगे ना तो वो भी उस पर विश्वास नहीं करेगी। अब निकलो यहाँ से। दक्ष के जाने के बाद सौरी अपने टेबल पर रखी कृतिका की तस्वीर को उठाकर बड़े जुनून से बोलता है, दक्ष ने जो भी कहा वो करने की कभी कोशिश भी मत करना जान, क्योंकि अगर तुम्हारा भरोसा मुझ पर से उठा तो शायद तुम भी नहीं जानते मैं क्या कर जाऊंगा। तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछना। हमारे बीच किसी तीसरे को लाया तो इसके बाद तुम्हें मैं उस पिंजरे में कैद करूंगा कि कभी किसी तीसरे से बात करने से भी डरोगी। ये सूर्य इसी राह ज्यादा प्यार जितनी शिद्दत से करता है ना, अपने प्यार की हिफाजत भी उतनी ही शिद्दत से करता है। अब इसे प्यार कहो या जुनून, इसमें जलना तुम्हें ही है। वो मेरी धमकी को कभी हल्के में मत लेना। सो टेक केयर बेबी। इतना बोलकर वो उस तस्वीर को चुम लेता है। वहीं विला में अपने खिलाफ चल रही साजिशों से बेखबर कृतिका रात की बैचलर पार्टी के लिए आधे घंटे से नूर के आगे पीछे घूम रही थी। जब नूर नहीं मानी तो कृतिका ने इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया। वो मासूमियत से बोली, नूर दी प्लीज ना, आपको पता है मेरा सपना था कि मैं अपनी दी की शादी में बैचलर पार्टी करूं, लेकिन जब उनकी शादी हुई मुझे बुलाया ही नहीं। फिर मेरी शादी भी अचानक हुई कि मुझे पता ही नहीं चला। अब बस आप बची हो तो प्लीज अब बस अब बची होती, प्लीज मान जाओ। नूर का दिल कृतिका गले पिघल गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, लेकिन अगर कोई शरारत की तो छोड़ूंगी नहीं। कृतिका खुशी से नूर के गले लग गई और बोली, दी मेरी सारी शरारतें अच्छे काम के लिए होती है। अब देखो ना, उस दिन आपको और जतिन भाई को एक ही रूम में लोग नहीं करती तो ना आप दोनों के बीच पेचअप होता और ना कल शादी। नूर शर्म से लाल हो गई और कृतिका वहां से भाग निकली। नूर अभी खड़ी ही थी कि जतिन ने पीछे से उससे अपनी बाहों में भर लिया। नूर शर्माते हुए बोली, जतिन क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे, कल हमारा निकाह है, तब तक दूरी बनाए रखिए। जतिन ने उसकी गाल चूमते हुए कहा, कल निकाह है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पास नहीं आ सकते। नूर ने कहा, जो आप करना चाहते हैं ना वह कल करेंगे, सुहागरात रात में। जतिन मुस्कुरा और बोला, मेरी जान, आपके इस होने वाले शोर को बहुत सारे पोजेस पता है। आप किसी और आज किसी और पोज में करते हैं और कल सारी रात अलग अलग पोजेस ट्राई करेंगे। जतिन ने नूर के नेक को चूमना शुरू किया और नूर पिघल गई। देखते ही देखते दोनों के कपड़े जमीन पर थे और वे एक दूसरे के प्यार में खो गई। वहीं कृतिका दौड़ते हुए युवान और तन्वी के कमरे में गई। युवान लैपटॉप लिए बैठा था और तन्वी पास ही फाइल लिए खड़ी थी। कृतिका ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या युवान आप भी? ये घर है, ऑफिस नहीं, और ये आपकी बीवी है, कोई एम्प्लॉय नहीं। अपना काम खत्म करो, मुझे मेरी तनु से बात करनी है। युवान ने लैपटॉप बंद किया और कहा, ले जाइए अपनी तनु को। कृतिका ने तन्वी का हाथ पकड़ा और बोली, नूर दी मान गई है, आज रात हम बैचलर पार्टी करेंगे। युवान ने अपनी नजर कृतिका पर जमाते हुए कहा, ओए तूफान, मैं सुबह से पार्टी पार्टी सुन रहा हूँ, भाई से बात की इस बारे में? कृतिका ने एटीट्यूड में कहा, क्या होगा उनसे बात करके? आपके भाई की अब बैचलर पार्टी करने की उम्र गई। उनकी उम्र तो पूजा पाठ करने की है। हमें जैन जी को पार्टी एंजॉय करने दो। युवान ने घूरते हुए कहा, उनका डर खत्म हो गया है क्या? कृतिका तनकर बोली, माना गब्बर जैसी शक्ल है उनकी, लेकिन मैं कृतिका शौर्य से ज्यादा हूँ, डरती नहीं किसी से। आप सब ओल्ड एज आदमी मिलकर पूजा का पाठ करो। कृतिका ने तन्वी से कहा, तनु तू आज रात 10 बजे छत पर आ जाना, और वे कमरे से बाहर निकल गए। युवान ने खुद से कहा, अच्छा बच्चों, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही, अब देखना ऐसी आग लगाऊंगा कि शौर्य भाई खुद आपको पनिश करेंगे। फिर उसने तन्वी से पूछा, आपको क्या मन है, आप जा रही हैं उस पार्टी में? तन्वी ने भी एटीट्यूड में कहा, बिल्कुल जाऊंगी, पूजा पाठ के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। और वे कपड़े सिलेक्ट करने चली गई। युवान ने उसे घूरते हुए सोचा, इसने फिर से मुझे बुढ़ा बोला। भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी इस बुढ़े के नीचे आग
आएगी ना तो बेड से उतरने के काबिल नहीं रहेगी। लेकिन तुरंत उसे अपनी बात का एहसास हुआ और वह सिर झटक कर काम में लग गया। कृतिका अपने कमरे में कबड़ के सारे कपड़े निकाल चुकी थी क्योंकि उसे अपनी बेचर पार्टी के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नज़र सूर्य के कपड़ों पर जाती है और वह मुस्कुराते हुए सूर्य का एक ब्लैक टी शर्ट लेकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में कृतिका तैयार होकर रूम में आती है और खुद को आईने के सामने देखती है। उसने अभी ऊपर एक सूर्य का ब्लैक एक टी शर्ट और नीचे जीन्स सूट पहने थे। बालों को उसने बीच से पार्टीशन कर दोनों साइड होकर करके जूड़ा बनाया हुआ था। अगर कोई दूर से देखे तो ऐसा लगे कि कोई बच्ची तैयार हुई है, क्योंकि कृतिका बिसोरी के ढीले ढाले टी शर्ट और हेयर स्टाइल में बिल्कुल बच्ची लग रही थी। कृतिका खुद को आईने में निहारते हुए परफ्यूम लगा ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। फोन पर फ्लैश होता सूर्य का नाम देखो तुरंत फोन उठाते हुए कहती है, सूर्य आप आए नहीं अभी तक। तभी दूसरी तरफ से सूर्य की एक थकान भरी आवाज़ आती है, अभी एक और मीटिंग है तो करीब 2 घंटे बाद आऊँगा और आकर भी क्या करूँगा, आप तो अपनी बैचलर पार्टी में बिजी रहेगी ना। वहीं कृतिका जैसे ही ये सुनती कि सूर्य के आने में भी टाइम है तो वे तुरंत सूर्य को वीडियो कॉल लगा कर कहती हैं, सूर्य आप पहले वीडियो कॉल अटेंड करो, क्योंकि एक तो मुझे आपको देखना है और बाद में खुद को भी आपको दिखाना है कि आज मैं कैसी तैयार हुई हूँ। सूर्य वीडियो कॉल तुरंत एक्सेप्ट कर अपनी कृतिका का चेहरा देखता है, जिस पर अभी मुस्कान खिली हुई थी। वहीं कृतिका की नज़र जैसे ही सूर्य के चेहरे पर जाती है उसका मुंह लटक जाता है। कृतिका का लटका हुआ मुंह देख सूर्य अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहता है, ओए क्या हुआ, मुस्कान कहाँ गई तुम्हारी। तभी कृतिका अपनी नम आंखों से उसे देखते हुए कहती है, सूर्य मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। मैं यहाँ घर में आराम से खा पी रही हूँ, सो रही हूँ और आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो। आपका चेहरा भी कितना मुरझाया हुआ है। अपनी बीवी कितनी परवाह देख सूर्य को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। वो उसे समझाते हुए कहता है, बेबी इसमें इतना बुरा लगने वाली क्या बात है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो तुम्हारी और पूरी फैमिली की जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा, और आगे चलकर हमारे बच्चे होंगे तो उनके शौक पूरे कौन करेगा। तो इन सब के लिए इतना तो करना बनता है ना। बच्चे का जिक्र सुनकर कृतिका शर्मा जाती है। उसे शर्माता देख सूर्य को अब उसके मजे लेने का ख्याल आता है। वो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, वैसे मुझे तो इतने बच्चे चाहिए कि मेरी खुद की क्रिकेट टीम तैयार कर सकूं मैदान में, बताओ दोगे ना। कर सूर्य की बातें सुनकर कृतिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वे सूर्य को गुस्से से देखते हुए कहती है, इतने सारे बच्चे मैं कैसे कर पाऊंगी, पागल वागल हो गए हैं क्या। तभी सूर्य मुस्कुराते हुए कहता है, अरे अकेले करने को थोड़ी कहा, मैं भी तो मेहनत करूंगा पूरी रात, उसका क्या। कृतिका का मुंह बंद हो जाता है। तभी सूर्य की नज़र उसके बालों पर जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, फिलहाल ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि ये बच्ची कौन है। शक्ल से तो मेरी कृतिका ही लग रही है। अब कृतिका का ध्यान खुद पर जाता है और वो अपने फ़ोन से बैक कैमरा ऑन कर मिरर में खुद को पूरा दिखाते हुए कहती है, सूर्य देखो आज रात की बैचलर पार्टी के लिए तैयार हुई हूँ, कैसी लग रही हूँ। सूर्य मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल बच्चे की तरह, मेरी प्यारी छोटी सी कृतिका। सूर्य के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कृतिका का चेहरा शर्म से झुक जाता है। तभी कृतिका फिक्र से कहती है, सूर्य आपने लंच किया था ना, और अभी डिनर किया या नहीं, आपकी कॉफ़ी टाइम टू टाइम आ रही है ना। सूर्य उसे शांत करते हुए कहता है, आपका ऑर्डर और मैं ना मानूं, ये तो हो सकता है क्या। लंच से लेकर डिनर तक का पिक तुम्हारे फ़ोन में सेंड करता हूँ। फिर वो कॉफ़ी का मग दिखाते हुए कहता है, और ये देखो कॉफ़ी तुम्हारे ऑर्डर पर मेरा मैनेजर 1 सेकंड की देरी किए बिना ही देकर जा रहा है। तुम चिंता ना करो और अपनी पार्टी एंजॉय करो। इतना बोलकर दोनों कॉल कट कर देते हैं। कृतिका मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। 1 घंटे बाद सभी बैचलर पार्टी के लिए टेरिस पर आते हैं। तन्वी और नूर की नज़र जब टेरिस पर किए गए डेकोरेशन पर जाती है तो दोनों के मुंह से एक साथ वाव निकलता है। कृतिका ने पूरी छत को बहुत सुंदर लाइटों से सजाया था। फ्लोर पर नरम गद्दे लगाकर ऊपर से व्हाइट नेट का ट्रांसपेरेंट लगाया हुआ था। एक साइड में खाने पीने की चीज़ें थी, जैसे पेस्ट्री, केक्स, पिज्जा, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ फ्रूट चीज़। फिर वहीं नीचे सूर्य गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकती है। सूर्य को आता देख अपने बालकनी में खड़ा युवान मुस्कुराते हुए नीचे जाने लगता है। गाड़ी के एक साइड से सूर्य निकलता है और दूसरे साइड से जतिन। वो जैसे ही हॉल में आते हैं युवान वहीं पहुँच कर कहता है, भाई आप आ गए, आज बहुत लेट हो गया। सूर्य बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखते हुए कहता है, हम आज बहुत काम था। वैसे सभी की तो पार्टी चल रही होगी। पार्टी का जिक्र आते ही युवान को मौका मिल जाता है सूर्य को भड़काने का। वो मुंह बिगाड़ कर कहता है, हाँ भाई पार्टी तो चल रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही होंगी। मैंने तो बोला कि ऐसे पार्टी नहीं करते, और करना है तो आपसे एक बार पूछ ले। तब आपकी कृतिका ने कहा कि आपकी उम्र अब ये सब समझने की निकल गई है तो आपसे पूछकर क्या फ़ायदा। उसने ये भी कहा कि आपकी उम्र पूजा पाठ करने की है। युवान तिरछी नज़रों से सूर्य का एक्सप्रेशन देखता है और उसे उकसाने के लिए कहता है, आपसे तो पूरी दुनिया डरती है, लेकिन वो छोटी सी चूहिया कहती है कि आप गब्बर से कौन डरेगा, बताओ। अब आप जैसे हैंडसम इंसान को वो बुढ़ा और गब्बर कहती है। फिर वे जतिन की तरफ देखकर कहता है, वैसे भाई नूर भाभी का भी यही ख्याल है आपके बारे में। तभी सूर्य उसे घूरते हुए कहता है, वैसे तुम्हारी वाली क्या बोल कर गई थी, ये भी तो बताओ। तब युवान की बोलती बंद हो जाती है।
वो सिर झुकाकर धीरे से कहता है, वो भी इनडायरेक्टली यही कहकर गई थी कि मेरा भी अब पूजा पाठ करने का टाइम आ गया है और आप तीनों के साथ मिलकर पूजा पाठ करो। जतिन की हंसी निकल जाती है, लेकिन सूर्य की घूरती नजरें उसे शांत कर देती हैं। सूर्य टेरिस की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, चलो हम भी देखें आज जैन जैन जी की पार्टी कैसी होती है। युवान अपने प्लान में पूरी तरह कामयाब हो चुका था। उसने सूर्य और जतिन को तकरीबन पूरी तरह भड़का चुका था और अपने चेहरे पर सातवीं मुस्कान लिए उन दोनों के साथ ऊपर छत पर कृतिका की तरह प्लान की गई पार्टी को बर्बाद करने निकल चुका था। वहीं सूर्य और बाकी दोनों जैसे ही छत के डोर तक आते हैं, उनके कदम अंदर का नजारा देख वहीं रुक जाते हैं। तभी सूर्य दोनों की तरफ देखकर कहता है, पहले एक बार देखते हैं ये इनका जेएनजी पार्टी कैसा होता है। इतना बोलकर वो छत के एक साइड जहां दे रहा था वहां जाकर बैठ जाता है और उसके साथ साथ जतिन और युवान भी आराम से अपनी अपनी बीवियों की करतूतें देखने लगते हैं। दूसरी तरफ कृतिका एक बोल में कुछ चिट्स लेकर आती है और उसे तीनों के बीच रखते हुए कहती है, पहले हम बोतल को घुमाएंगे और जिसकी भी तरफ उसका मुंह आया वो एक चिट निकालेगा। इसमें मैंने कुछ मजेदार एक्टिविटीज लिख रखी है, जिसके हाथ में वो आएगा उसको वह करना पड़ेगा। यह सुनकर नूर और तन्वी दोनों ही अपना सर हाँ में हिलाते हुए सॉफ्ट ड्रिंक पीती है और कहती है, वाओ आज तो बहुत मज़ा ही मज़ा है। तभी कृतिका सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को स्पिन करती है। काफ़ी देर घूमने के बाद वो बोतल तन्वी पर जाकर रुक जाती है। तन्वी के सामने बोतल को रुकते देख युवान एकदम एक्साइटेड होकर उसे ही देखने लगता है। तन्वी अपना हाथ बोल में डालकर एक चिट निकालती है और भगवान का नाम लेते हुए उसे खोलती है, लेकिन खोलते ही उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। तन्वी का उतरा चेहरा देख कृतिका तुरंत उसके हाथ से चिट छीन कर देखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हुए ही वे कहती है, चल तनु अब रेडी हो जा। मिस शर्मा से मिस्टर इतना बोलकर वे रुक जाती है और उसके चेहरे की खुशी गायब हो जाती है, लेकिन तुरंत मुस्कुरा कर कहती है, मतलब यू तन्वी से युवान बनने के लिए कृतिका के चेहरे की मुस्कान गायब होने का कारण सूर्य और युवान से छुपा नहीं रहता। युवान ने हमेशा से अपने साथ अपने बायोलॉजिकल फादर का नाम ग्रोवर ही जोड़ा था और सूर्य उसे रायजादा बनने को मजबूर नहीं कर सकता था। सूर्य मन में सोचता है, बस इतनी सी बात के लिए मेरी तूफान मेल ने अपना मूड खराब कर लिया, इसका इंतजाम मैं जल्द करूंगा। वहीं तन्वी मुंह बनाकर कहती, अरे यार ये कहाँ फंस गई मैं। अगर उस जल्लाद को पता चल गया ना तो जिंदा खा जाएगा मुझे। खुद की इतनी अच्छी तारीफ सुनकर युवान का मुंह बन जाता है और ऊपर से सूर्य और जतिन उसे घूर रहे थे। वे अलग। तन्वी एक लंबी सांस खींचकर खड़ी होती है और नूर का हाथ पकड़कर कहती है, दी आप थोड़ी देर के लिए मैं बन जाऊं, क्योंकि मेरे बिना तो वे अधूरे ही हैं। इतना बोलकर तन्वी एक पल में एक्सप्रेशन बदलते हुए नूर को घूरकर भारी आवाज में कहती है, मिस शर्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या यह टाइम है छत पर घूमने का? जाइए अपने रूम में और चुपचाप सो जाइए, पागल लड़की। फिर वो कृतिका की तरफ मुड़कर कहती है, और आप मेरी तूफान मेल आप यहाँ क्या कर रही हैं? लगता है भाई का डर निकल गया है आपके अंदर से। बच्चू बताता हूँ भाई को आपकी करतूत। इतना वो सुनकर युवान की आंखें उस पर गड़ जाती है, क्योंकि तन्वी ने हूबहू उसकी नकल उतार दी थी। उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि तन्वी उसे इतनी अच्छी तरह समझती है। कृतिका एक बार फिर बोतल स्पिन करती है और इस बार वो उसकी तरफ ही रुकती है। कृतिका बोल से एक चिट निकालती है और उसे खोलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तन्वी चिट छीन कर खोलती है और कहती है, अरे इस बार मैं देखती हूँ क्या आया है। जैसे ही वे पढ़ती है उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो लड़खड़ाते हुए कहती है, और डांस। ये सुनते ही वहाँ बैठे लड़कों के चेहरे पर 12 बज जाते हैं और सबसे ज्यादा सूर्य के। कृतिका एक सॉफ्ट ड्रिंक का कैन तन्वी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज गए? ले ये पिए और सब भूल जा। तन्वी एक बार में ही वह पूरा ड्रिंक कैन खाली कर देती है। उसे देख कृतिका मुस्कुराती है और तिरछी नजरों से उस तरफ देखती है जहाँ सूर्य, जतिन और युवान बैठे थे। वो खुद से कहती है, अब होगा पार्टी खत्म और रोमांच शुरू। इतना बोलकर वो खड़ी होकर पोल की तरफ बढ़ती है। तब एक भारी आवाज छत पर गूंजती है। उस आवाज को सुनकर तन्वी और नूर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है, क्योंकि उनके सामने सूर्य खड़ा था और उसके आजू बाजू जतिन और युवान। सूर्य गुस्से में कृतिका के पास आता है और उसे अपनी तरफ खींचकर कान में कहता है, मेरी मास्टरमाइंड बेबी अब खत्म करो अपना ड्रामा, जो करना था कर लिया, अब चले रूम में। कृतिका हैरानी से कहती है, आपको सब कैसे पता चल जाता है? सूर्य घूरते हुए कहता है, क्योंकि मेरी बीवी अगर मेरी बुराई कर रही है तो कोई तो रीजन होगा। तुम्हारा प्लान यही था ना कि मेरी बुराई कर मुझे यहाँ बुलाना, ताकि युवान भी आए और अपनी बीवी को संभाले। फिलहाल चलो अब तुम मुझे संभालो। इतना बोलकर वो तुरंत कृतिका को गोद में उठाकर वहां से निकल जाता है। जतिन भी नूर को घूरता है और वे चुपचाप उसके पीछे चली जाती है। अब छत पर बचे थे तन्वी और युवान। युवान उसे घूरते हुए कहता है,
अब क्या आपको इनविटेशन कार्ड छपवा के दूँ? वो इतना बोलता है कि तन्वी तुरंत अपने दोनों बाहें फैलाकर मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं पतिदेव, अपनी बाहों में उठा कर ले जाओ। तन्वी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर युवान हैरान रह जाता है। युवान फिलहाल खड़ी तन्वी को देख हैरान था, जो अपने दोनों हाथ फैलाए उसे गोद में उठाने को कह रही थी। हमेशा से उसका बिहेवियर आज एकदम अलग था। तभी युवान की नज़र उसके कपड़ों पर जाती है। अभी उसने एक ब्लैक नील लेंथ फ्रॉक पहनी थी और उस पर एक डेनिम जैकेट। उसके बाल हमेशा की तरह ही कंधे तक थे, जिसको उसने बीच से पार्टीशन कर रखा था, और उसकी मांग में सिंदूर पूरी तरह भरा हुआ था और हाथों में चूड़ा। उसका ये लुक एकदम हनीमून पर गई न्यू ब्राइड की तरह था। युवान थोड़ी देर उसमें खो जाता है। तो वही तन्वी के ऊपर नशा पूरी तरह हावी हो चुका था। जब वे देखती है कि युवान ने उसे अभी तक अपनी गोद में नहीं उठाया है, तब वे अपने लड़खड़ाते कदमों से उसके करीब आती है और उसके कुर्ते की कॉलर पकड़ उसे नीचे झुकाते हुए कहती है, ओए पति देव, अपना कान क्या कान पर छोड़ आए हो? सुनाई नहीं दिया? उठाओ मुझे अपनी गोद में। वही युवान तन्वी की खूबसूरती में ही खोया हुआ था। जब तन्वी उसे अपनी तरफ खींचती है तो वे तुरंत उसके ऊपर झुक जाता है, लेकिन उसकी बातें सुन युवान की भौहें सिकुड़ जाती है। वे तुरंत तन्वी का हाथ अपने कॉलर से छुड़ाते हुए हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहता है, मिस शर्मा, होश में आइए, आपको पता भी है क्या बोल रही हैं आप? वहीं तन्वी जो नशे में थी उसकी उसकी बातें सुन अपना मुंह बनाते हुए कहती है, पति देव, क्या मिस शर्मा लगाए रहते हो आप? अब तो मैं आपकी बन गई हूं ना, तो मुझे मिस कहकर मत बुलाओ। ये बात उसने युवान को देखकर बहुत ही प्यारा सा फेस चेहरा बनाकर कही थी। वह युवान भी कहीं ना कहीं उसकी बातों में खोने लगता है, लेकिन तभी खुद को संभाल कर तन्वी को प्यार से हैंडल करने का सोचता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा। अब मिस शर्मा, अब नीचे चले। नीचे जाने की बात सुन तन्वी अपना सर नाम में हिलाते हुए कहती है, नहीं, अभी नहीं जाना, पहले ना डांस करते हैं। वही युवान जैसे ही उसे मना करते हुए पकड़ने को होता है, तन्वी तुरंत वहां से रखे एक टेबल पर चढ़कर उसे रोकते हुए कहती है, वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं यहाँ से कूदकर सुसाइड कर लूंगी और फिर आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। वहीं युवान जो अपने हाथ साथ नीचे रूम में ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, जब तन्वी की धमकी सुनता है तो अपनी आंखें छोटी छोटी कर उस टेबल से फर्श तक का डिस्टेंस देखता है और अपने हाथों को फोरहेड से सहलाते हुए कहता है, पागल लड़की, यहाँ से कूदने पर उसे खरोच तक भी नहीं आएगी और ये मरने की धमकी दे रही है। खुद ही उसका मजाक बनाकर वह तन्वी को देखता है, जो अपने फ़ोन को आंखों से सामने कर रखकर कुछ कर रही थी। शायद उसे नशे में फ़ोन की स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही थी, इसलिए उसने फ़ोन को आंखों से सटाया हुआ था।